नमस्कार, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अपन आज से पढ़ने जा रहे हैं। अपन का टॉपिक ग्रेड फर्स्ट के लिए फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर स्कूल व्याख्याता 2022 प्रथम प्रश्न पत्र में एक टॉपिक है अपन का बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। जीवन परिचय। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। ये ब्राह्मण परिवार में 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र ब्राह्मण परिवार में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम केशव गंगाधर तिलक था। योगदान को 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 है 1890 तक इनका कार्य था समाज सुधार का, शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना, पत्रकार रूप में और एक शिक्षक के रूप में ये कार्य कर रहे थे 1890 तक। इसके बाद में 1890 से 1908 तक इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के गर्मपंथी दल में शामिल हुए। इसके बाद में 1908 से 1920 तक ये स्वराज की मांग के लिए प्रयासरत रहे। तो फिर इनका विवरण पढ़ते हैं। 1890 तक का इनका क्या क्या योगदान था, यानी अपन ने बात की 1890 तक समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकार और शिक्षक के रूप में। तो 1890 में न्यू एंग्लो स्कूल से जुड़े। 1890 में ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रयास था। तो बाल गंगाधर तिलक पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित एक विद्यालय से जुड़ते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का प्रयास था। विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? विष्णु शास्त्री चिपलुकर द्वारा। न्यू एंग्लो स्कूल की स्थापना 1890 में किसके द्वारा की गई? विष्णु शास्त्री चिपलुकर द्वारा। किन के सहयोग से? बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, महादेव नाम जोशी, इनके सहयोग से यह विद्यालय स्थापित किया गया। मराठी साहित्यकार, ये किन के बारे में बात चल रही है? चिपलुकर के बारे में। चिपलुकर मराठी साहित्यकार, इन्होंने 1874 में निबंध माला प्रकाशित की थी। मराठी साहित्यकार थे ये और 1874 में एक निबंध माला प्रकाशित की थी। ये तिलक के प्रेरक हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के प्रेरक कौन है? तो विष्णु शास्त्री चिपलुकर। विष्णु शास्त्री चिपलुकर किन के प्रेरक थे? बाल गंगाधर तिलक के प्रेरक थे। फिर अपन बात करते हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1884 पूना में की गई। इनमें कौन कौन शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक, आगरकर, नाम जोशी, वीएस आमटे, एमजी रानाडे, डीके कर्वे, सभी ने मिलकर किसकी स्थापना की? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। बहुत बड़ी संस्था है, क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना बनती है। ये 1884 पूना में स्थापित की गई। तो कौन कौन शामिल थे इसमें? तिलक, आगरकर, नाम जोशी, वीएस आमटे, एमजी रानाडे, डीके कर्वे, ये सभी मिलकर इस संस्था को स्थापित करते हैं। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? तो पूना और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इस विद्यालय के तले दक्कन क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु कई विद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए। इसी के तहत एक कॉलेज स्थापित होता है फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1885, वो 84 की बात थी। 84 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है और 85 में है फर्ग्यूसन कॉलेज। यह भी पूना में स्थापित किया गया। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया। और इसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे वो स्वयं गणित के शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। और इस विद्यालय में, किसमें? फर्ग्यूसन कॉलेज में पहले प्रधानाचार्य कौन बने? तो वीएस आमटे को प्रथम प्रधानाचार्य बनाया गया और आगरकर को दूसरा प्रधानाचार्य बनाया गया। इस फर्ग्यूसन कॉलेज जिसकी स्थापना पूना में
1885 में हुई थी। ये नाम फर्ग्यूसन कॉलेज क्यों रखा गया? ये मुंबई प्रांत के गवर्नर फर्ग्यूसन ने 1200 रुपए का इसमें दान दिया था, इसलिए इसका नाम फर्ग्यूसन कॉलेज रखा गया। फिर बात करते हैं, एक दूसरा स्कूल स्थापित किया सतारा में, महाराष्ट्र में है सतारा, वहां है न्यू शीतल स्कूल। 1899 में न्यू शीतल स्कूल की स्थापना हुई। और एक स्कूल है अहिल्याबाई होलकर विद्यालय, अहिल्याबाई होलकर विद्यालय की भी स्थापना की गई इनके द्वारा, तिलक के सहयोग से। फिर बात करते हैं, ये सारी स्कूल है, ये विद्यालय किन के सहयोग से स्थापित हुई, कौन सी संस्था द्वारा स्थापित की गई? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्थापित की गई। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पूना में 1884 में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर बाल गंगाधर तिलक एक नया मोड़ लेते हैं अपने जीवन में और 1890 में इस सोसाइटी से त्याग पत्र दे देते हैं और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। फिर इनका योगदान 1890 से 1908 तक इनका क्या योगदान था, करते हैं बात। तो ये समाज सुधार के कार्य में लग जाते हैं। फिर एक एक्ट आता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, या कह सकते हैं आयु सम्मति अधिनियम 1891, एक्ट ऑफ 1891। किससे संबंधित है ये एक्ट, देखते हैं आगे। यौनाचार सहमति की न्यूनतम आयु, लड़की की सहमति के बिना यौनाचार नहीं कर सकते, उसकी न्यूनतम आयु है वो 12 वर्ष तय की गई। इससे पहले बात करें तो ये 10 वर्ष थी। इसकी अवहेलना करने पर रेप का केस माना जाएगा। फिर इस एक्ट की पृष्ठभूमि क्या है, ये किस तरह एक्ट बना, किन का इसमें सहयोग रहा, तो इसके बारे में बात करते हैं। कौन सा एक्ट की बात कर रहे हैं? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 की। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? एक थी रुक्माबाई डॉक्टर थी और बचपन में इसका विवाह हो गया था एक बूढ़े के साथ, भिक्काजी के साथ। किसका विवाह? रुक्माबाई डॉक्टर जो थी, इनका बचपन में विवाह हो गया था एक बूढ़े भिक्काजी के साथ, और यह रुक्माबाई का बाल विवाह था। फिर रुक्माबाई ने भिक्काजी के साथ जाने पर मना कर दिया और रुक्माबाई वर्सेज भिक्काजी केस चला 1885 में। मगर उसी समय फुलमोनी दसी नाम की एक बालिका थी, जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष की आयु में इसका बाल विवाह कर दिया जाता है। 8 वर्ष की फुलमोनी देवी की 8 वर्ष की आयु में बाल विवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण इसके पति ने बलात् संबंध स्थापित किए फुलमोनी देवी के साथ या फुलमोनी दसी के साथ। इसके पति ने, ये छोटी आयु में थी, इसके पति ने बलात् संबंध स्थापित किए, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और उधर दूसरी वो रुक्माबाई की घटना, रुक्माबाई वो केस करती है भिक्काजी के साथ में और रुक्मा देवी हार जाती है। रुक्माबाई हारने के बाद में उसी समय ये फुलमोनी दसी का केस होता है, ये फुलमोनी दसी की मृत्यु होती है और इसी केस को लेकर ये विक्टोरिया के पास जाती है। महारानी विक्टोरिया से ये अपील करती है कोई इस प्रकार का अधिनियम लाने का, इस प्रकार का कोई एक्ट लाने की अपील करती है। महारानी विक्टोरिया ने रुक्माबाई का विवाह 1889 में रद्द मान लिया गया। महारानी विक्टोरिया ने रुक्माबाई का विवाह रद्द मान लिया गया। कब? 1889 में रद्द मान लिया गया। और आगे ऐसा मामला न हो, इसके लिए क्या कर दिया? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बनाया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया गया। फिर बात करते हैं आगे, कलकत्ता की परिषद ने इस विधेयक को जनवरी 1891 में एडू स्कोबल द्वारा रखा गया। कहां रखा गया? कलकत्ता की परिषद ने इस विधेयक को, कौन सा विधेयक?
एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इस विधेयक को जनवरी 1891 में रखा। किसने रखा? एडू स्कोबल नामक व्यक्ति ने रखा था, जिसके पक्ष और विपक्ष में कई लोग थे। इस एक्ट के पक्ष में कौन कौन थे और विपक्ष में कौन थे? अपन को मेन ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक किधर थे इसका ध्यान रखना। तो इसके पक्ष में कौन कौन थे? तो बेहराम जी, मालाबारी, कृष्ण जी, लक्ष्मण, आनंदी गोपाल, ये इनके पक्ष में थे। यहां से आने की कोई संभावना नहीं है। अपन को पढ़ना है बाल गंगाधर तिलक, और तिलक किधर थे? इसके विपक्ष में थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के विरोध में थे बाल गंगाधर तिलक। और कौन थे विरोध में? तो रोमेश चंद्र दत्त और तिलक इसके विरोध में थे। इसके बाद में तिलक का आगे योगदान और क्या है? गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा? तो तिलक के द्वारा की जाती है। बात है 1893 की। 1893 में घोषणा की थी केसरी नामक समाचार पत्र में। किसका समाचार पत्र है ये केसरी? तो ये समाचार पत्र है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी नामक समाचार पत्र में 1893 में ये घोषणा की। फिर 1894 में व्यापक तौर पर गणेश चतुर्थी के दिन ये गणपति महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? 1894 से मनाना शुरू कर दिया। युवाओं में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास। ये दो महोत्सव शुरू करने का उद्देश्य यही था कि युवाओं में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हो। और दूसरा एक उत्सव शुरू होता है शिवाजी महोत्सव, वो होता है 1895। 1895 ईस्वी में शिवाजी कोष समिति की स्थापना होती है और इसके सानिध्य में शिवाजी उत्सव की शुरुआत होती है। इसके अलावा अखाड़ा संघ, गो हत्या समिति और लाठी संघ की भी इन्होंने स्थापना की। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रद्रोह का पहला मुकदमा बाल गंगाधर तिलक पर राष्ट्रद्रोह का पहला मुकदमा कब चला? तो वो है 1896-97 में। पूना क्षेत्र में प्लेग एक महामारी फैल गई थी और इसको नियंत्रण करने का दायित्व किसको दिया गया? नियंत्रण करने का दायित्व ब्रिटिश भारतीय सेना को दिया गया। क्या फैल गई? 1896 में पूना क्षेत्र, महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र में प्लेग महामारी फैल गई और इसके नियंत्रण के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना को सौंपा गया ये दायित्व। और इस पर तिलक ने केसरी अपने समाचार पत्र में एक लेख लिखा। क्या लिखा? कि अगर मतलब सेना को अधिकार दिया गया कि किसी के घर में घुसकर तलाशी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने लेख छापा कि कोई घर में घुसा तो घर में बंद कर आग के हवाला कर दिया जाए। यानी कोई घर में जैसे ही घुसे और दरवाजा बंद कर दो और घर को फूंक दो। इस प्रकार का लेख छापा किसने? तो तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में ये लेख छापा और इसी लेख का प्रभाव हुआ तो चापेकर बंधु कौन थे? दामोदर हरि और बालकृष्ण। इन्होंने क्या कर दिया? प्लेग कमिश्नर रेंड और आयरसेट की हत्या कर दी। प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी। किसने कर दी? चापेकर बंधुओं ने कर दी। कौन थे चापेकर बंधु? दामोदर हरि और बालकृष्ण। किसकी हत्या? प्लेग कमिश्नर की। प्लेग कमिश्नर कौन थे? रेंट एवं आयरसेट। हत्या कब हुई? 22 जून 1897 को हत्या हुई। यह हत्या किसकी प्रेरणा से हुई? तो बाल गंगाधर तिलक के केसरी नामक समाचार पत्र में एक लेख छापा था। तिलक ने कोई घर में घुसे तो दरवाजा बंद करके उसको आग के हवाला कर देना चाहिए। केसरी द्वारा इस हत्या की केसरी नामक समाचार पत्र में तिलक ने इस हत्या को किससे तुलना की? तो बाल गंगाधर तिलक ने यानी केसरी नामक समाचार पत्र में इस हत्या यानी प्लेग कमिश्नर रेंट और आयरसेट की हत्या की तुलना किससे की? शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से साम्यता की यानी तुलना की
कि ये हत्या है ना, वो शिवाजी ने अफजल खां की जैसे हत्या की थी उसके समान है ये। इस पर तिलक, इसी कारण तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा, तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा और 1897 में 18 माह की जेल हुई, कारावास की सजा सुना दी गई 18 माह की। कब? 1897 में। इसके पीछे कांग्रेस ने 1897-98 के अधिवेशन में तिलक के रिहा करने संबंधी प्रस्ताव लाया गया। यानी तिलक को रिहा करने संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशनों में लाया गया? तो दो अधिवेशन थे, 1897 और 1898 में। दोनों अधिवेशनों में तिलक को रिहा करने संबंधी प्रस्ताव लाया गया, लेकिन खारिज हो गया। किसके कारण? उदारवादियों के कारण। उदारवादियों ने यह पारित नहीं होने दिया, यानी तिलक को रिहा नहीं करवाना चाहते थे उदारवादी। नेक्स्ट बात करते हैं, जब रिहा हुए 18 माह बाद जब रिहा हुए तो तिलक ने क्या किया? बाद में बंबई के गवर्नर सैंडहर्स्ट के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा। बाल गंगाधर तिलक ने बंबई के गवर्नर सैंडहर्स्ट के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाए थे। कांग्रेस अधिवेशन में रखा, कांग्रेस के अधिवेशन में निंदा प्रस्ताव लाए, मगर यह भी उदारवादियों ने पारित नहीं होने दिया। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस में मतभेद उभरने लगा, मतभेद हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये कांग्रेस की पहली फूट थी, पहला विभाजन था। ये वापस कब मिलते हैं? ये वापस मिलते हैं 1916 लखनऊ अधिवेशन में ये वापस मिलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रद्रोह का दूसरा मुकदमा। राष्ट्रद्रोह का दूसरा मुकदमा बाल गंगाधर तिलक पर कब लगा? इसके बारे में करते हैं बात। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों कौन थे? खुदीराम बोस कौन? बंगाली था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो बंगाली थे ने कलकत्ता के जज डगलस किंगफोर्ड के यान पर बम फेंका। किसने फेंका? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कलकत्ता के जज डगलस किंगफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन किंगफोर्ड उस कार में नहीं थे, बच गया। किंगफोर्ड बच गया, उस कार में नहीं थे। 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। इसमें 2 महिलाओं की मृत्यु होती है। इस संबंध में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है गांधी जी ने हत्या की निंदा की, जबकि केसरी पत्र में तिलक ने दोनों का बचाव किया। किसका? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का बचाव किया। किसने? तिलक ने बचाव किया। गांधी जी ने तो इस बात की निंदा की, लेकिन तिलक ने है इनका बचाव किया। इसीलिए तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और विशेष अदालत में अभियोजन चला और 9 सदस्यीय जूरी बैठी और इसमें निर्णय है वो तिलक के विरुद्ध आया। निर्णय आया 7-2 के मत से। 7-2 का फैसला आया। 7 इनके विरुद्ध थे, मतलब इनको सजा देने में थे, 2 जने इसके पक्ष में थे। 7-2 का फैसला आया और तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। यह सजा दीनसा दावर ने दी। सजा का निर्णय करने वाले कौन थे? दीनसा दावर। सजा हेतु इन्हें मांडले जेल बर्मा में भेज दिया। कहां भेज दिया गया? मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया। और इसके साथ ही 13 पाउंड का जुर्माना भी डाला गया। कितने? 13 पाउंड का जुर्माना। जेल में रहते हुए ये विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। कौन सी जेल? मांडले जेल बर्मा में। वहां रहे, 13 पाउंड का जुर्माना भी भरना पड़ा और जेल में रहते हुए श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, एग्जाम में इतना ही मिलता है। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। गीता रहस्य किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। और है कर्म योग शास्त्र, ये भी पुस्तक इनकी है। कर्म योग शास्त्र, ये 2 पुस्तकें कहां लिखी? तो मांडले जेल बर्मा में रहते हुए इन्होंने लिखी। ये मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी?
मराठी, गीता रहस्य और दूसरी है कर्म योग शास्त्र। ये पुस्तकें लिखी मराठी भाषा में। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो माधवराव सप्ते। माधवराव सप्ते ने गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया था। जेल में रहते हुए इन्होंने यानी बाल गंगाधर तिलक ने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का समर्थन किया। नेक्स्ट है 1908 से 20 तक का उनका योगदान। बाल गंगाधर तिलक का 1908 से 1920 तक में क्या योगदान था, इस संबंध में बात करते हैं। 1908 से 1920 तक एक ही शब्द चलता है, स्वराज। स्वराज शब्द मुख्य रूप से था। 1914 में जेल से रिहा हुए। 1914 में जेल से रिहा हुए और स्वराज प्राप्ति का प्रयास करने लगे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी, गर्म दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे, वो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से मिल जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से इनमें समझौता हो जाता है। इसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1916 में, अप्रैल 1916 बेलग्राम पूना में इसकी स्थापना की। ये मुंबई के अलावा पूरे भारत में प्रसार हुआ इसका। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 अप्रैल 1916 बेलग्राम पूना में। मुंबई के अलावा मुंबई में एनी बेसेंट ने इसका नेतृत्व किया था, बाकी पूरे देश में बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रसार किया। एक इनका नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। गांधी जी को इन्होंने अहिंसा का विचार छोड़ने को कहा। इन्होंने गांधी जी को शिक्षा दी कि आप ये अहिंसा करते हो ना, ये छोड़ दीजिए और इधर आइए हमारे स्वराज की तरफ। यानी बाल गंगाधर तिलक ने गांधी जी को कहा कि आप अहिंसा का विचार छोड़ दो और स्वराज अपनाने की क्या दी? सलाह दी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1916 स्वराज पर भाषण के कारण तीसरी बार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। ये स्वराज पर भाषण दे रहे थे कब? 1916 में, और इसी कारण तीसरी बार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला इन पर। इस समय लोगों ने लोकमान्य की उपाधि दी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस समय मिली? 1916 स्वराज पर भाषण दे रहे थे और तीसरी बार राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा, उसी समय लोगों ने लोकमान्य की उपाधि दी। नेक्स्ट है लंदन टाइम्स के संपादक और इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटिन सिरोल। इतना ही ध्यान रखना, सिरोल ने तिलक को क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक कहा। सिरोल ने तिलक को, कौन था सिरोल? लंदन टाइम्स का संपादक था। लंदन टाइम्स का संपादक और इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटिन सिरोल ने तिलक को क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक कहा। फिर बात करते हैं, सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह दिया, इसीलिए तिलक ने वापस प्रतिक्रिया की और सिरोल पर क्या कर दिया? मानहानि का मुकदमा। मानहानि का तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए 1918 में लंदन गए। तिलक लंदन गए। क्यों गए? मानहानि का मुकदमा करने के लिए। किसके विरुद्ध? सिरोल के विरुद्ध। और पीछे क्या होता है? पीछे 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन ये वहां लंदन में गए हुए थे, इसलिए अध्यक्ष पद से वंचित होना पड़ा। तो कब मौका मिला इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का? वो मौका मिला 1918 में, ठीक है, तब वो लंदन गए हुए थे। तो तिलक ऐसे व्यक्ति हैं
जिनको कभी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका ही नहीं मिला, तो तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। इसलिए तिलक को कहा जाता है भारत का बेताज बादशाह। भारत का बेताज बादशाह कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। उसी प्रकार बंगाल का बेताज बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, और बंबई का बेताज बादशाह फिरोज शाह को कहा जाता है। बंगाल का बेताज बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंबई का बेताज बादशाह फिरोज शाह, और भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 1 अगस्त 1920 तिलक का देहांत हो जाता है। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत, बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। सुबह प्रातः काल में इनका निधन हो जाता है, और उसी दिन से असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 1 अगस्त की 2 घटना, प्रातः काल में बाल गंगाधर तिलक का निधन, और फिर दिन में क्या होना था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होनी थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने कुछ कहा। क्या कहा गांधी जी ने? ये गर्जना शांत हुई, सिरमौर था वह चला गया। ये गर्जना शांत हुई, सिरमौर था वह चला गया। ये किसने कहा? गांधी जी ने। किस संबंध में? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के संबंध में कहा था। साहित्य, इनका साहित्यिक योगदान क्या था बाल गंगाधर तिलक का? द आर्यन रिसर्च इनटू द एंटिक्विटी ऑफ वेदास, ये पुस्तक लिखी थी 1893 में। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों की रचना तिथि को लिखा था इन्होंने। इसमें क्या है? ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों की तिथि संबंधी ये बात कही थी। दूसरी पुस्तक है इनकी द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। आर्कटिक महासागर कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में। आर्कटिक महासागर यानी उत्तरी ध्रुव को ये किनका? आर्यों का मूल स्थान बताने वाले कौन है? आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताने वाले बाल गंगाधर तिलक है। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, यह लिखी थी 1903 में लिखी। ये इनकी पुस्तक का चित्र आपको दिख रहा होगा, आर्कटिक होम इन द वेदास। आर्कटिक होम इन द वेदास, या अपन कह सकते हैं द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, एक ही है, बाल गंगाधर तिलक है। मैक्स मुलर ने वेद भेजे। कहां भेजे? किनको भेजे? तो तिलक को। कहां पर? जब वो येवड़ा जेल में, पूना में जेल में कैद थे बाल गंगाधर तिलक, उनके अध्ययन के लिए मैक्स मुलर ने वेदों की पुस्तकें भेजी उनके लिए, और उनका अध्ययन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव बताया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी पत्रिकाओं के। मेहरता यानी मराठा, इनका एक समाचार पत्र था, इनकी पत्रिका थी मराठा। इसको मेहरता भी लिखा हुआ मिल सकता, अपन को ध्यान देना, यह है मराठा नामक एक समाचार पत्र निकाला था, तो वो निकाला साप्ताहिक और अंग्रेजी में। ध्यान देना, मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में, और केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। केसरी मराठी भाषा में है और मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में। और ये 1881 में निकले थे, और ये केसरी समाचार पत्र में इनके सहयोगी थी आगरकर के सहयोग से ये निकाल रहे थे। फिर बात करते हैं विष्णु शास्त्री चिपलुकर की एक प्रेस थी, आर्यभूषण प्रेस से ये पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। 1888 में मतभेद के चलते ये आगरकर अलग हो गए। आगरकर ये केसरी समाचार पत्र में थे, ये अलग हो जाते हैं और अपना अलग से सुधाकर एक समाचार पत्र निकालते हैं। कौन? आगरकर। तो आज अपन ने बात की है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा मैटर है, बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये मैटर मैंने तैयार किया है, और आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द
आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।